तो इन रिंग से गॉड्स को मार सकते हैं, ये एक यूनिवर्सल वेपन है और इससे तो स्पेस और टाइम को ब्रेक कर सकते हैं। एमसीयू की मोस्ट पावरफुल वेपन्स की लिस्ट कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, इसलिए अब बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर, जो है 10 रिंग्स। ये एंशिएंट रेलिक्स है जो मैंड्रिन को कैसे मिले किसी को नहीं पता, पर ये रिंग्स बहुत पावरफुल है। हेमडाल ने तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि एक गॉड को ही मार सकता है। 10 रिंग्स अपने यूजर को वर्चुअली इमॉर्टल बना देता है और ये अपना कलर भी चेंज कर देते हैं, डिपेंड करता है यूजर कौन है। मैंड्रिन ने तो अपना पूरा एम्पायर इसके भरोसे खड़ा कर दिया था, फिर जब ये शांगची को पास ऑन हुए तब उसने ड्वेलर इन द डार्कनेस को भी मार दिया। और वॉट इफ सीजन 2 में तो 10 रिंग्स के पंच ने ओडिन को भी टेम्परेरी बेस पर नॉकआउट कर दिया था। अभी तो 10 रिंग्स का ज्यादा रोल नहीं है, पर जिस तरह इन रिंग्स को गॉड से कंपेयर किया जा रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये रिंग्स बहुत बड़े लेवल की फीट अचीव कर ले। नंबर 9, यूनिवर्सल वेपन। अब इस रॉड का नाम यूनिवर्सल वेपन है, लेकिन कुछ साल पहले रोनन के पास सेम हथियार हमें देखने मिला, लेकिन तब इसका नाम कॉस्मी रॉड था। अब सच बताओ तो बस इनका नाम डिफरेंट है, लेकिन ये सेम मेटल से बनी है। यूनिवर्सल वेपन से शॉक भी प्रोड्यूस हो सकता है, ये पावर स्टोन को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसके बाद इस वेपन से प्लैनेट और गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसमें एनर्जी प्रोजेक्शन एबिलिटी भी है। नंबर 8, हेला क्राउन। ये हेलमेट हेला को शार्पनर फेंकने की एबिलिटी देता है, लेकिन साथ में एक सूट भी बना कर देता है, जिससे हेला अपने बॉडी को हील कर सकती है। अभी यूजर के विल पर डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े साइज के वेपन बना सकता है, लेकिन इस क्राउन से किसी भी शेप का हथियार बना सकता है। इस क्राउन का कलर यूजर के पर्सनैलिटी और पर्पस वाइज चेंज होता है। जैसे जब हेला गॉडेस ऑफ डेथ थी तब ये क्राउन ब्लैक था और ब्लैक डेथ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन व्हाइट रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, इसलिए जब हेला गॉडेस ऑफ लाइफ बनी तब सूट का कलर और हेलमेट का भी कलर व्हाइट हो गया था। इस हेलमेट पर मंत्र भी फूंक सकता है और हेला चाहे तो दूसरों को अपना हेलमेट देकर उसे अपनी पावर्स दे सकती है। नंबर 7, क्वांटम बैंड्स। अब ये कंगन कमाला के है जो उसने अपनी ग्रैंड मदर के पास से चोरी किए थे। ये कंगन नो डायमेंशन की एनर्जी को यूज करने की एबिलिटी देते हैं, जिससे मिस मार्वल हार्ड लाइट चैनलाइज कर सकती है और साथ में कंस्ट्रक्शन भी बना सकती है। अब ये कमाला की विल पर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि ये कंस्ट्रक्शन कितने ड्यूरेबल होंगे। पर द मार्वल्स इवेंट में हमें पता चला कि ऐसे 2 बैंगल्स है और ये चीज कैप्टन मार्वल की पावर्स को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर स्पेस टाइम को ब्रेक कर सकते हैं, और दोनों बैंड्स अगर सही से यूज किए जाए तो फैब्रिक ऑफ रियलिटी को भी ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा करके दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकता है, पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इन दोनों बैंड्स को कोई भी एक साथ यूज नहीं कर सकता। अगर वो हद से ज्यादा एनर्जी समन करता है तो वो वही डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। नंबर 6, थंडरबोल्ट। ये स्काई फादर और किंग ऑफ ओलंपस ज़्यूस का वेपन है, पर फिर इसे वैल्करी ने चुरा लिया और थॉर ने भी इसे यूज किया था, और हो सकता है कि ये वेपन थॉर के पास ही हो। थंडरबोल्ट एक लाइटनिंग बेस्ड वेपन है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ये ज़्यूस की एनर्जी को फोकस करने में मदद करता था। ये म्यूनर की तरह अपने यूजर के हाथ में वापस भी आ सकता है और इसे टेलीपोर्ट भी हो सकता है। थॉर के हिसाब से तो ये वेपन एक एंटायर आर्मी के बराबर है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आखिर में एक स्काई फादर लेवल का वेपन है, पर वैल्करी और थॉर ने इसे अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं किया। ज़्यूस इसका ओनर है तो वही इसे अच्छे से यूज कर सकता है। हो सकता है थंडरबोल्ट में और भी एबिलिटीज हो, लेकिन अब थंडरबोल्ट तो हमें थॉर 5 में ही देखने मिलेगा। नंबर 5, म्यूनर। अब थॉर ऑलरेडी म्यूनर से एक सिटी को बर्बाद कर चुका है और एक रियलम को शेक कर चुका है, और पता नहीं थॉर ने ना जाने कितने क्रिएचर्स और एलियंस के मुंह पर इस हैमर को फेंक के मारा होगा, पर फिर हेला ने इसे तोड़ दिया। लेकिन अभी भी इस पर ओडिन और थॉर के मंत्र काम कर रहे थे, और इसने अपनी मर्जी से जेन फोस्टर को थॉर बना दिया। इससे यह पता चलता है कि म्यूनर के अंदर खुद की कॉन्शियसनेस है। म्यूनर की बेसिक एबिलिटीज तो हम सबको पता है, लेकिन अब यह वेपन कई सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो सकता है और ये खुद ब खुद जुड़ भी जाता है। इसी ट्रिक का यूज करके माइटी थॉर ने नेक्रोसॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अब म्यूनर वापस थॉर के पास आ चुका है, और अब देखते हैं म्यूनर कब तक साथ देता है। नंबर 4, नेक्रोसॉर्ड। यह तलवार पहले डार्क शैडो लॉर्ड की हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इसे गॉर ने बिल्ड कर लिया, और ऑफ स्क्रीन तो बहुत सारे गॉड्स को मार भी रखा है। अब ज़्यूस के हिसाब से गॉर ने सिर्फ लो टियर गॉड्स को अपना शिकार बनाया था, लेकिन फिर भी गॉड्स को मारना कोई छोटी बात नहीं है। नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर को कई सारी एबिलिटीज देती है, जैसे यूजर के गोल को पूरा करने का एक विजन। तभी तो गॉर को बाइफ्रोस्ट और स्टॉर्मब्रेकर के बारे में पता चला था। अगर ये स्वॉर्ड टूट जाए तो फिर से इसे जोड़ भी सकता है, देन यूजर इसे शैडो में टेलीपोर्ट हो सकता है यूनिवर्सल लेवल पर, और गॉर इससे शैडो डिमंस भी क्रिएट कर पाता था। बस ये तलवार अपने बिल्डर का दिमाग भ्रष्ट कर देती है और यूजर को पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे धीरे करके मर रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से नेक्रोसॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसका बिल्डर भी 5-10 मिनट में निपट जाता है। नंबर 3, स्टॉर्मब्रेकर। ये ओरो मेटल से बना वेपन है, एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन जो किंग के लिए बनाया जाता है। इसी वेपन से थॉर ने थैनोस का चैप्टर क्लोज कर दिया था, पर इसे बनाते टाइम थॉर खुद ऑलमोस्ट निपट गया था, लेकिन थैंक्स टू ग्रूट स्टॉर्मब्रेकर कंप्लीट हुआ और फाइनली थॉर ने इसे व्हील कर लिया। पर स्टॉर्मब्रेकर से थॉर खुद की बॉडी को हील कर सकता है। अब किसी बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है या नहीं वो तो हमें नहीं पता, बट इससे बाइफ्रोस्ट को भी समन कर सकते हैं, जिससे अगर एक प्लेनेट पर खुला छोड़ दे तो वो कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो सकता है। स्टॉर्मब्रेकर ही चाबी था इटर्निटी तक जाने के लिए, और इस एक्स में खुद की एक कॉन्शियसनेस है जो म्यूनर से थोड़ा बहुत जलता भी है। नंबर 2, डार्क होल्ड।
मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का इवेंट होता ही नहीं अगर वंडा ने डार्क होल्ड ना पढ़ी होती। इसी बुक की वजह से वंडा स्कारलेट विच बन गई, क्योंकि डार्क होल्ड ने इसका दिमाग करप्ट कर दिया था और फिर स्कारलेट विच ने कामरताज को बर्बाद किया, डॉक्टर स्ट्रेंज को 2 बार मल्टीवर्स में फेंक दिया और शाविस की पावर्स को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर ही लिया था। डार्क होल्ड की वजह से स्कारलेट विच की पावर्स इतने हाई लेवल पर जा पहुंची है और अब तो वो अच्छे खासी स्केल पर रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। स्ट्रेंज के इस वर्जन ने भी डार्क होल्ड पढ़ रही थी और इसका भी माइंड करप्ट हो गया था। सेम केस हमारे मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ है। पर डार्क होल्ड का एक ही ड्रॉबैक है कि इसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैजिक यूजर्स के लिए बनी है और अगर इसे फुल पोटेंशियल पर यूज करना है तो उसे कियोस मैजिक आना चाहिए। लेकिन अभी ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है क्योंकि स्कारलेट विच ने मल्टीवर्स के सारे डार्क होल्ड्स को जलाकर रख दिया। नंबर 1, इन्फिनिटी स्टोन्स। अब एक टाइम हुआ करता था जब किसी भी कैरेक्टर के पास अगर कोई भी इन्फिनिटी स्टोन होता था तो उसे कोई पंगे नहीं लेता था, पर अब कई बार तो एक इन्फिनिटी स्टोन यूजर 5 स्टोन वालों को मार देता है या फिर पोज मारने के चक्कर में 6 इन्फिनिटी स्टोन बिल्डर भी हार जाता है। लेकिन फिर भी इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी स्टोन आज भी सबसे पावरफुल वेपन है जिससे पूरे मल्टीवर्स को बर्बाद कर सकता है, वॉचर जैसे पावरफुल क्रिएचर को बीट कर सकता है और स्ट्रेंज सुप्रीम इतना स्ट्रॉन्ग है फिर भी टाइम स्टोन के बिना वो टाइम रिलेटेड एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता। इन्फिनिटी स्टोन ना होते तो थैनोस कभी 50% पॉपुलेशन को डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाता, अल्ट्रॉन कई सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल और काहोरी जैसों को अपनी पावर्स नहीं मिलती और ना ही कैप्टन कार्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के डीमन सूट से अलग कर पाती। बस टीवीए एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये स्टोन्स काम नहीं करते, लेकिन अगर कोई टीवीए के डैम्पर्स ऑफ कर दे तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी वहाँ काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ आज की लिस्ट भी यही कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी वेपन को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन की वेरिएंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो इस पर क्लिक कर सकते हो।